तो हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले हमको ये समझना है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब है, अगर कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। सिंपल सी भाषा में तो कहने का मतलब ये है, हम न्यूक्लियोफाइल उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो उन पे लोन पेयर हो, जो अमीर हो, वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हमेशा एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारे पास है RX, ये इसे हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड, और हमने एल्काइल हैलाइड को बच्चों ट्रीट कर दिया पानी के साथ, या मान लो हमने इसे कर दिया बच्चे एक्वस KOH के साथ। तो हमको ये पता होना चाहिए एक्वस KOH का मतलब भी एक तरीके से सिंपल सा पानी की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं। तो ये जो OH माइनस है, ये ऑक्सीजन इस X से जो यहाँ पे जो यहाँ पे Cl Br या I हो सकता है, कहीं ज्यादा इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये OH जाएगा और इसको जाके रिप्लेस कर देगा। हमें मिल जाएगा बच्चे यहाँ पे ROH, ठीक है, प्लस HX। तो ये एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, जहां पे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ने जाके वीकर न्यूक्लियोफाइल X माइनस को रिप्लेस किया। बट जनरली क्या होता है, अगर हम समझें कि जनरल कंडीशंस फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, जनरल कंडीशंस फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जनरल कंडीशंस फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तभी हो सकता है जब कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। अब sp3 का मतलब क्या हो गया बच्चे, कि ये सिंगल बॉन्ड हो, क्योंकि अगर कल को यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो फिर उस बॉन्ड को तोड़ पाना हमारे लिए टफ होगा, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड बन जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि C और X का बॉन्ड sp3 मतलब सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। दूसरी बात बच्चे, अगर आप बात करो अराइल हैलाइड में, या अराइल हैलाइड का आप सभी लोग मतलब समझते होंगे, इसका मतलब है हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन में हम सबको पता है कि हेलोजन जो है उस पर लोन पेयर होता है, और इस लोन पेयर की वजह से बच्चे ये लगाता है प्लस आर इफेक्ट, और प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये जो आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा था, अब बन गया बच्चे पार्शियल sp2 मतलब डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। क्योंकि जो भी प्लस आर इफेक्ट लगाते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो अगर कोई कभी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा बेंजीन रिंग को, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बॉन्ड आपको सिंगल दिखाई दे रहा है ये डबल बन जाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हो पाना बहुत टफ है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि इन केस ऑफ अराइल हैलाइड, इफ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या होते हैं जी, जैसे मान लो NO2 हो गया, जैसे मान लो जी COOH हो गया, जैसे मान लो SO3H हो गया, are attached at the ortho and para position, the ortho and para position। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पार्शियल डबल बॉन्ड है वो बन नहीं पाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, partial double bond character will not be able to get formed, between C and X bond। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा या ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है हेलो ग्रुप के, तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो बेंजीन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा, और ये बॉन्ड अभी भी कैसा रह जाएगा, sp3। तो अगर कल को मान लो आपको ऐसे दिया, लेट्स सपोज आपसे कहता है कि आपके पास क्लोरोबेंजीन है बच्चों, और आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, तो जब आप जल में समाहित करेंगे इसको, तो आप समझिए कि आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर नो रिएक्शन। क्यों? कि आप समझ सकते हैं कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया, और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है तो C और X का बॉन्ड सिंगल ही रहना चाहिए।
तो मतलब अगर कल को आप ऐसे कर दोगे, लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पे Cl लगा और ऑर्थो मेटा पैरा, और यहाँ पे देखिए NO2 लगा और आपने इसको जल में समाहित कर दिया, तो आप समझिए कि रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगी और आपको यहाँ पे मिल जाएगा OH और यहाँ पे आ गया बच्चे आपका NO2। बट अगर कल को मान लीजिए कि आपने ऐसे करा, ये Cl, ये NO2, ये NO2 और देखो बच्चे ये NO2, आपने अगर कभी ऐसे लिखा और यहाँ पे लिखा पानी, तो ट्रस्ट करिए इस रिएक्शन के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और इमीडिएटली आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये OH, ये NO2, ये NO2, ये NO2। मतलब ये रिएक्शन बहुत स्पीड से होगी बच्चे। तो ये था एग्जांपल्स या तरीके, किस तरीके से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं बच्चे SN1 रिएक्शन क्या होता है। मतलब ये है कि अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बेसिक लेवल की बात करें तो हमारे कोर्स से मेनली ये दो टाइप का है, तो बहुत सारे, बट मैंने आपसे मेन बात कही तो मेनली ये दो टाइप का बच्चे। सबसे पहला होता है SN1 और दूसरा होता है SN2। चलिए हम पहले बात करते हैं SN2 की, फिर हम बात करेंगे बच्चे SN1 की। तो जैसा कि नाम है SN2, तो आप सबको पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने बाइमॉलिक्यूलर क्यों कहा, क्योंकि इस रिएक्शन का जो रेट है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला रिएक्टेंट के ऊपर और दूसरा बच्चे जो आपने न्यूक्लियोफाइल यूज किया उसके ऊपर, इसीलिए ये कहलाता है बाइमॉलिक्यूलर। तो अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स जरा सी भी पढ़ी होगी तो उसके हिसाब से इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा दो, क्योंकि ऐसी रिएक्शन जो दो चीजों पर डिपेंड करे उसे हम कहते हैं कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। तो अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स जरा से भी पढ़ी होगी तो इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो हो जाएगी 2। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है, कितने रिएक्टेंट्स आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे। SN2 के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए कि SN2 जो है इसके लिए जो आपका रिएक्टेंट है, मतलब जो आपका एल्काइल हैलाइड है RX, दैट शुड बी लेस बल्की। ये हमेशा बच्चे कैसा होना चाहिए, लेस बल्कि, या आप कह सकते हैं कि SN2 इज फेवर्ड बाय अगर कल को आपका जो एल्काइल हैलाइड है वो 0 डिग्री हो या 1 डिग्री हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास CH3Cl है, देखो ये 0 डिग्री है, अगर आपके पास CH3CH2Cl है ये 1 डिग्री है बच्चे, तो ये सब बहुत बेहतरीन SN2 रिएक्शन दिखाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि SN2 चाहता है कि कार्बोकेटायन ना बने, SN2 में कार्बोकेटायन नहीं बनना चाहिए। अब आप सबको पता है कि कार्बोकेटायन का मतलब होता है बच्चों कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, तो SN2 में कार्बोकेटायन बच्चे नहीं बनना चाहिए। तो अगर मान लो कल को कार्बोकेटायन बन रहा है तो आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है टर्शियरी, और हमने बोला कि SN2 में तो कार्बोकेटायन नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब ये है कि SN2 का जो रेट होगा, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्टिविटी, that will be 1 degree, sorry 0 degree, then your 1 degree, then 2 degree, then 3 degree alkyl halide। मतलब जितना बल्की ग्रुप होगा उतना गंदा SN2 रिएक्शन होगा। तो more the bulkier group गंदा SN2। ना अब SN2 आपको समझना हो तो आपको पता होना चाहिए कि SN2 में जो मीडियम दैट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर का मतलब बच्चों क्या होता है, जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो। एप्रोटिक का मतलब जो H+ को डोनेट ना कर सके। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे आपको एसीटोन एज अ सॉल्वेंट मिल जाए, कहीं पे आपको ईथर एज अ सॉल्वेंट मिल जाए ROR, तो आप सब समझ सकते हैं कि वो SN2 की तरफ प्रोसीड कर रहा है। तो अगर आपने कभी भी जीवन में फिनक्लिस्टन रिएक्शन पढ़ी होगी
जहां पे हम RX को करते हैं NaI, इन ड्राई एसीटोन। देखिए आपको यहाँ पे एसीटोन दिख रहा है, तो आप समझिए कि I माइनस जाके इस X को रिप्लेस करेगा, तो आपको मिलेगा बच्चे यहाँ पे RI। बट आप इस एसीटोन पे देख के समझ जाइएगा कि SN2 का पाथ ओबे करने जा रहा है। तो SN2 रिएक्शन में आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, या आप कह सकते हैं कि कंसंट्रेटेड होता है। तो मतलब ये हुआ, अगर कभी आपको ऐसा रिएजेंट दे दे अल्कोहलिक KOH, या कभी आपको अगर ऐसा दे दे अल्कोहलिक C2H5ONA, या कभी आपको ऐसा दे दे अल्कोहलिक KCN, तो आप समझिएगा कि रिएक्शन का जो पाथ है वो SN2 होता है। अब हम बात करेंगे बच्चे इसके मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म ऑफ SN2, कि SN2 का मैकेनिज्म क्या होता है। तो SN2 के मैकेनिज्म में आपने ध्यान रखना है कि कार्बोकेटायन को नहीं बनने देना है। ध्यान रहे कि ये वन स्टेप मैकेनिज्म है, वन स्टेप पाथवे कह सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जो एक स्टेप में खत्म हो जाते हैं उसको हम लोग बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, या ऐसे रिएक्शंस जो एक स्टेप में खत्म हो जाते हैं उसको बच्चे हम लोग कंसर्टेड रिएक्शंस कहते हैं, कंसर्टेड रिएक्शन। तो होगा क्या, हम जरा समझते हैं। तो हमको लीस्ट बल्कि रिएक्टेंट लेना है। तो लेट्स सपोज बच्चे हमारे पास है C, यहाँ पर देखिए H, यहाँ पर देखिए H, यहाँ पर देखिए H, और ये Cl है। अब मैंने आपको बताया कि हम न्यूक्लियोफाइल बहुत जबरदस्त लेते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये रहा न्यूक्लियोफाइल। अगर गलती से न्यूक्लियोफाइल को Cl ने देख लिया तो Cl बेचारा डर जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। अगर कल को Cl भाग गया तो अब ये सी बात है कि इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, बट और ये कार्बन क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। हमने क्या सीखा कि हमें तो कार्बोकेटायन नहीं बनाना है। इसीलिए क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से अटैक करेगा, धार से। अब आप सोचो, एक मोमेंट के लिए जब Cl को ये पता ही नहीं कि किसी ने आके पीछे से आक्रमण कर दिया, तो एक मोमेंट के लिए आप समझ सकते हो बच्चे इस कार्बन के टोटल नंबर ऑफ हाथ कितने हो जाएंगे, 5। देखिए, तो मतलब पीछे से न्यूक्लियोफाइल आया और जैसे ही 5 हाथ हुए, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अनस्टेबल हो गया, तो Cl तुरंत इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा स्टेज आया जब कार्बन के 5 हाथ हो गए। जब 5 हाथ हो गए, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और ये बहुत अनस्टेबल स्टेट होता है। तो Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, और क्योंकि क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया है, तो स्ट्रक्चर अचानक से पूरा टिल्ट हो जाएगा। आप खुद सोचिए, आप रोड पे जा रहे हैं, आपके पीछे खली आया, खली ने आपको जोर से लात मारी, तो आप पूरा घूम जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि SN2 रिएक्शन में हमें मिलता है जो इन्वर्टेड अम्ब्रेला लाइक शेप, इन्वर्टेड अम्ब्रेला लाइक इसका प्रोडक्ट बनता है बच्चे, इन्वर्टेड अम्ब्रेला लाइक। तो ये SN2 है, और हम इसे वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। तो SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आपसे कभी पूछे तो वो कहलाएगा इन्वर्टेड अम्ब्रेला लाइक या फिर वॉल्डन इन्वर्जन बच्चे। अब हम बात करेंगे बच्चों SN1 रिएक्शन की। अब ये जो SN1 रिएक्शन है, जैसा कि इसका नाम ही है, यूनिमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस बार डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर, तो वो यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट के ऊपर। मतलब आप न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर माइल्ड ले सकते हैं। अगर आप न्यूक्लियोफाइल लेंगे बच्चों तो माइल्ड ले सकते हैं या वीक ले सकते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि SN1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज रेट R इक्वल्स टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब एक ही चीज पे डिपेंड करता है। तो ऑर्डर कितना होगा, 1, मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 1। तो ये SN1 के बारे में बात हम करने जा रहे हैं। अब हम सबको पता होना चाहिए कि SN1 जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है। तो आपको पता है कि जितना बल्कि कार्बोकेटायन उतना स्टेबल रिएक्शन, मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्शरी कार्बोकेटायन है वो सबसे बेहतरीन SN1 रिएक्शन दिखाएगा। हम इस बात को समझेंगे बच्चे। तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव।
ना आपको SN1 रिएक्शन कराने के लिए जो मीडियम चाहिए होता है, दैट इज एक्चुअली मीडियम इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि ऐसे मीडियम हेल्प करते हैं ज्यादा अच्छा कार्बोकेटायन के बनने में। तो ऐसा मीडियम का एग्जांपल क्या हो गया, H2O, दूसरा क्या हो गया HCl, जो पोलर हो, जहां पे चार्ज हो और जो H+ को निकाल सकते हो। अब अगर हम बात करें SN2 SN1 के मैकेनिज्म की, तो SN1 का जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप का होता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। 2 स्टेप्स, पहला स्टेप हमेशा स्लो होगा, हम इसे ध्यान रखेंगे। फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप। तो जब भी स्लो स्टेप होगा वहां पे हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। तो पहला स्टेप का नाम क्या होता है, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। सेल्फ आयोनाइजेशन मतलब बिना किसी बाहर के रिएजेंट के हेल्प के ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, ये नेगेटिव, और देखिए ये बन गया पॉजिटिव। तो आपको जो कार्बोकेटायन मिलता है उसका शेप बच्चे कुछ इस तरीके का होता है, और ऐसे कार्बोकेटायन को हम कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है, देखिए वो 3 कार्बन से लगा है तो हो गया टर्शरी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं तो बच्चे ब्यूटाइल कह दिया। तो इसका शेप होता है sp2। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि कार्बोकेटायन का शेप होगा बच्चे sp2। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये पहला स्टेप हो गया तो सेकंड स्टेप आता है attack of incoming nucleophile to form the stable carbocation. Attack of incoming nucleophile, attack of incoming nucleophile to form a stable carbocation, to form a stable carbocation. अब क्या होगा बच्चे, अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोकेटायन पे आके अटैक करेगा। अब जैसा कि इसका स्ट्रक्चर बन गया है sp2, स्ट्रक्चर की वजह से या तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है या तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर सकता है। मतलब ये है कि हमें SN1 के 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं। पहले प्रोडक्ट में ऐसा हो सकता है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल राइट हैंड साइड लगा हो, और दूसरे में ऐसा हो सकता है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड साइड लगा हो। तो जहां पे 50% रिटेंशन, देखो भाई ये हो गया 50% इन्वर्जन, मतलब यहाँ की चीजें पलट गई हैं, न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्शन बदल गया है, बट देखो जो वर्टिकल है वो एकदम सेम है, तो इसे कहते हैं 50% रिटेंशन। तो अगर कोई ऐसा केस आता है जहां पे 50% रिटेंशन हो और 50% इन्वर्जन हो, ऐसे केसेस को हम लोग कहते हैं, वो बन जाता है रैसमिक मिक्सचर। तो SN1 का जो स्टीरियो केमिस्ट्री है बच्चों, वो क्या कहलाएगा, रैसमिक मिक्सचर। हमेशा हमको ध्यान रखना है कि रैसमिक मिक्सचर का जो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो होती है 0। नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी इज 0, क्योंकि आप अगर आधा राइट हैंड साइड घूम गए और आप आधा लेफ्ट हैंड साइड घूम गए तो नेट कितना घूमे, 0। तो ये बात थी SN1 SN2 की। हमको ध्यान रखना है कि SN2 में हमेशा हमें लेस बल्कि को बोलना है और SN1 में हमेशा मोर बल्कि अल्काइल हैलाइड को बोलना है कि वो दिखाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया बच्चे।